हेलो बच्चों। तो मैं आज आपके सामने क्लास 10th के साइंस की चैप्टर 1 जो है उसकी सारी एक्टिविटीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। बिकॉज आजकल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, जिससे कि चैप्टर 1 की जो पहली एक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं, पढ़ भी पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन: दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। अगर आप इस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपने अपनी आँखों पर आई ग्लास ज़रूर पहने हैं, ठीक है। तो देखिए, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, और इसको सैंड पेपर से साफ़ करना है एक बार। ये बताऊँगा मैं आगे क्यों। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। देखिए टोंग देख सकते हैं आप, ये एक टाइप का उपकरण होता है जो लैब में मिलता है, जिससे कि हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं। चिमटी जैसा होता है। कैसा होता है? चिमटी जैसा, ठीक है। तो hold it with a pair of tongs. Burn it using a split lamp or a burner. आप देख पा रहे हैं कि नीचे बर्नर रखा हुआ है और यहाँ पे इसको हम जला रहे हैं इसको। एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए ये पूरी ऐश बह रही है और ये एक वॉच ग्लास में गिर रही है, जिससे कि उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा वॉच ग्लास, ठीक है। बर्न हो गया। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़। आप अपनी आँखों से इसको दूर रखें, क्योंकि आपकी आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। अभी पूछ रहा है आपने क्या ऑब्जर्व करा। देखिए, आपने एक्टिविटी देखी, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में जला रहे हैं और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बन रहा है इन अ वॉच ग्लास। तो ये जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ना। तो उसकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, यानी कि इसकी रिएक्शन ये रही। देखिए, मैग्नीशियम था, आपको पता है कि ये रिबन की फॉर्म में था। इसको मैंने साफ़ किया था और इसको हमने हवा में जलाया था, यानी कि एयर में जलाया था। तो ये ऑक्सीजन में जल रहा था और हमें क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको कह सकते हैं कि ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो गई। और ये भी था कि इसको हम क्यों जला रहे हैं, यानी कि इसको हम क्यों साफ़ करते हैं जलाने से पहले, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है अपने आप। एक तो जलने के बाद ऑक्साइड आया है, एक अपने आप आ जाती है, जिससे कि उसको हटा सकें। अगर नहीं हटाएंगे तो हमारे पास रीडिंग साफ़ नहीं आएगी। आप जानते हो कि लेफ़्ट साइड जो भी होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो राइट साइड होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी 1.1 कंप्लीट हुई। आगे देखिए, अब हम एक्टिविटी 1.2 शुरू करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा। टेक अ लेड नाइट्रेट। देखिए भाई, लेड नाइट्रेट आपको पता होना चाहिए कि PbNO3 होल ट्वाइस। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, है ना। PbNO3 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि आपको KI यानी पोटेशियम आयोडाइड लेना है। और आप देखेंगे, आप जो ऑब्ज़र्व करेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे बताइए। ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ कर लेते हैं, चलो, ठीक है। अब सही। PbNO3 होल ट्वाइस, इसको मैं रिएक्ट करवाया KI के साथ, यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। क्या बोलते हैं इसको? लेड नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। हम रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। देखिए PbI बनेगा, लेड
आयोडाइड बनेगा, प्लस KNO3 बनेगा, KNO3 बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे 2 कैसे आया, क्योंकि Pb की वैलेंसी 2 होती है और PbI2 बनेगा, सॉरी, है ना, इससे कि Pb वैलें और जो I की वैलेंसी होती है 1 होती है, तो इधर चला जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। चलिए एक्टिविटी 1.3 करते हैं, पढ़ते हैं इसको आराम से। टेक अ फ्यू ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। आपको एक छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, ठीक है, इन अ कॉनिकल फ्लास्क, कौन जैसे फ्लास्क में, जैसा कि दिख रहा है आपको, ये रहा कौन जैसे फ्लास्क है आपके सामने। इसमें आपको छोटे छोटे जिंक के टुकड़े लेने हैं, है ना, या फिर टेस्ट ट्यूब में भी आप ले सकते हैं। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब आपको डाइल्यूट HCl एसिड डालना है या फिर डाइल्यूट H2SO4 डालना है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि आप फिगर 1.2 में देख पा रहे हैं, यही फिगर 1.2। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। आप ये पूछ रहा है आपसे कि आप जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास कुछ हो रहा है क्या, जो आप उसको देख पा रहे हैं। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, आप टेस्ट ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क को टच कीजिए। क्या उस जो कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब है, उनके टेम्परेचर में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, देखिए भाई, आप देख पा रहे होंगे कि कोई एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इसमें ग्लास ट्यूब दे दी क्योंकि गैस निकलेगी यहाँ से। अब ये गैस क्यों निकली बताऊंगा मैं आपको अभी। तो आप देख पा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, आप HCl एसिड भी ले सकते हैं। और नीचे क्या पड़े हुए हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। जैसे ही रिएक्ट करेंगे तैसे ही एक गैस निकलेगी, वो है H2 गैस, और इस पाइप के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी। अब देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं इन अ केमिकल इक्वेशन। जिंक, ठीक है, Zn होता है जिंक का, प्लस H2SO4, रिएक्ट करवाएंगे इसको, ठीक है। और जिंक जो होता है वो इसके SO4 आयन से, SO4-2 आयन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी। गैस जब निकलती है, जो इवोल्यूट होती है, उसको हम इस तरीके से एरो लगा के शो करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि H2 गैस तो निकल रही है, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए जिंक सल्फेट बना हुआ है, यानी कि ये जो अंदर सॉल्ट बन रहा है वो जिंक सल्फेट है, और यहाँ जो गैस बन रही है वो H2 गैस है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे थे। क्लियर, समझ में आ गया। इसको बैलेंस आप कर सकते हैं, वैसे बैलेंस रहिए, बैलेंस करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन पर आ जाते हैं, अगली एक्टिविटी पर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बाद है, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, वैसे मैंने कराए हुए हैं, पर आज मैं फुल एक्टिविटी पे आपको फोकस कर रहा हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल भी पेपर में आपको डर ना लगे। तो एक्टिविटी 1.4 पे आ जाते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, पढ़ाया है, इसी चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, देखिए क्विकलाइम भी बोल रखा है, इसको आपको एक बीकर में लेना है, लीजिए देख लीजिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को एक बीकर में ले लिया है और स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और देखिए धीमे धीमे करके इसमें पानी डाला है। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। अब 1.3 फिगर में देख सकते हैं कि टच कीजिए, देखिए हाथ आ रहा है, यहाँ पे हैंड आ रहा है, यानी टच कर रहा है इसको ये। ठीक है, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर में कोई चेंज फील कर पा रहे हैं, तो देखते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बहुत ही तेज़ रिएक्ट करेगा, किससे, पानी से। ये तो सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, इसको क्विकलाइम बोलते हैं अपन। और बहुत सारी क्या निकलेगी, हीट, यानी कि ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। तो आप देख पा रहे हैं कि इस एक्टिविटी को भी हमने कर लिया है, और हमें क्या मिल गया है, स्लेक्ट लाइम, क्विकलाइम, स्लेक्ट लाइम मिल गया है। तो ये हमारे पास एक एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि कंबाइन हो रहा है। ठीक है, ये हीट तो हमारी निकल रही है, अगर हीट निकलती है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जो हीट अगर एब्जॉर्ब हो जाती है इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर।
ये आपके 1.4 एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारी जो हमारी एक्टिविटी आ रही है वो है 1.5, जिसमें कि आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी में कहा गया है कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आपको क्या लेना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। ठीक है, इसको FeSO4 बोलते हैं। इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, किसमें लेना है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है, बिकॉज अगर वेट होगी तो वो पानी से रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए वो ड्राई ज़रूरी है। ठीक है, ड्राई, और बॉइलिंग ट्यूब अलग आती है, आप केमिस्ट्री लैब में ज़रूर देख सकते हैं। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट्स क्रिस्टल। जब आप जो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उनके रंग को आप जरूर नोटिस करना है ना। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्लिट लैम्प एज शोन इन फिगर। आप देख सकते हैं एक गर्ल है जो लैब में काम कर रखी, बिकॉज इसने लैब का कोट पहना हुआ है। ठीक है, और इसके पास एक बर्नर रखा हुआ है जिसमें से फ्लेम निकल रही है और इस पर एक बॉइलिंग ट्यूब है। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स एट योर सेल्फ। इसको इस तरीके से रखना है, ना कि इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से आपके नॉस्ट्रल्स में इसका जो फ्लेम है, जो इसका स्मोक है, वो चला जाएगा, इसलिए इसको इस तरीके से रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये बॉइलिंग ट्यूब है, फेरस सल्फेट के जो अंदर क्रिस्टल पड़े हुए हैं, जो कि अगर मैं हटाऊँ, देखिए मैं हटाता हूँ इस गोले को, ये देखिए क्लियर, यहाँ से फ्लूम निकल रही है। वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, और थोड़ी सी जो गैस है वो नोज की तरफ जरूर आएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब इसको हीट कर देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा। देखिए पहले तो रिएक्शन दे रखी है, फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट को अभी हमने बताया था, ये आपको सामने लिखा था मैंने। तो इसको अभी हमने गर्म करा, इसको हीट भी कर सकते हैं, यानी कि हीट और डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का साइन मतलब हीट का साइन, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड। अगर देखिए दो चीज़ बताता हूँ मैं आपको, फेरस जो होता है, आयरन जो होता है, इसकी 2 वैलेंसी होती है, एक होती है +2, एक होती है +3। अगर +3 है तो उसको फेरिक बोलेंगे, है ना, और +2 है तो उसको फेरस बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने इसको फेरस सल्फेट बोला था, बिकॉज इसकी वैलेंसी +2 थी और इसकी वैलेंसी -2 थी, और इस तरीके से हमने 9th में पढ़ा है कि दोनों वैलेंसी कट चुकी हैं, इसलिए कोई भी नीचे एक्स्ट्रा वैलेंसी नहीं है। पर आप देख सकते हैं F की जो वैलेंसी है वो 3 इस पर है, और O की जो वैलेंसी है वो 2 इस पर है। तो आप देख सकते हैं कि इसको फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, और गैस निकलेगी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और एक और गैस निकलेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्योंकि फेरस सल्फेट जो होते हैं वो आपके पास FeSO4.7H2 यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में मिलते हैं, जो कि वाटर लूज़ करते हैं। ठीक है, और जब ये हीट करते हैं तो SO2 और SO3 गैस आपके सामने निकालेंगे। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होगा और ये दोनों गैसेज होंगी। ठीक है, और फेरस सल्फेट का जो रंग है वो ग्रीन कलर है, याद रखना। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी 1.5 कंप्लीट होती है। और अब हम दूसरी एक्टिविटी पर आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.6। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। देखिए फिर से एक और डायग्राम आपके सामने, एक और बॉइलिंग ट्यूब दे रखी है और एक पेयर ऑफ टोंग्स। अब ये दूसरा टाइप का टोंग है, ये टेस्ट ट्यूब पकड़ने का टोंग है। वो जो हमने पढ़ा था इससे पहले वो रिबन पकड़ने का टोंग था, पतली चीज़ पकड़ने का। और ये लेड नाइट्रेट लिखा हुआ है, जिससे कि अब ये हीट करेगा, बर्नर है, ये फ्लेम है। ठीक है, हीटिंग लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो अब अभी आप आगे देखेंगे। होल्ड दैट बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर। बता दिया मैंने आपको ये। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, कुछ चेंज हो तो ज़रूर उसको नोटिस करें। देखिए आप एक गैस निकलती प्राप्त करेंगे, वो है NO2, और उसका रंग कैसा होगा, ब्राउन, मतलब ब्राउन फ्यूम्स होंगी, भूरी। ठीक है, देख लीजिए ये रही ब्राउन फ्यूम्स, तो ये NO2 की फ्यूम्स हैं। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, अगर इसकी रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो रिएक्शन ये रही आपके सामने, PbNO3 होल ट्वाइस। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही ये कंपाउंड का नाम बताया था। इसको हमने हीट किया और हमारे पास लेड ऑक्साइड आया, जो कि सॉलिड फॉर्म में आया, और हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमें मिला। यही तो हमें ब्राउन फ्यूम मिली थी, जो हमें ब्राउन फ्यूम्स मिली वो इसी की तो मिली थी। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिली। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक्टिविटीज़ की एक पूरी वीडियो बना दिया करूँगा, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है और आपको ये हर जगह मिल जाएगी। पर एक मेरा मन था कि मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर बनाइए, तो मैं बना नहीं पाता हूँ, आज थोड़ा सा समय है तो मैं बना पा रहा हूँ। तो थैंक यू बच्चों, आपने मुझे सजेस्ट करा। और अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.7 पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी हैं पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस डायग्राम को देखते जाइए और इसको हम पढ़ते जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक मग, आपको एक मग लेना है प्लास्टिक का। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, देख लीजिए 2 छेद करे हुए हैं नीचे। फिट रबर स्टॉपर, देखिए रबर स्टॉपर लगाए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर, देखिए कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा रखी हैं, इनको ग्रेफाइट रॉड भी बोलते हैं। ठीक है, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी, देख लीजिए इन पूरी जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको आपस में बाद में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। फिल द मग विद द वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, अब आपको पानी उतना भरना है जितने कि ये इलेक्ट्रोड डूब जाए। देखिए डूबी हुई है पूरी, पानी से नीचे नहीं है, पानी से ऊपर है। ठीक है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, अब आप कुछ ड्रॉप पानी की जरूर डालें, सॉरी कुछ ड्रॉप आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। देख लीजिए लिख नहीं रहा इसमें, पर आपको ऐसे मान लीजिए 2 ड्रॉप डालने हैं आप, किसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, अब आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जो पानी से पैरी भरी होंगी, देख लीजिए। एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, अब उनको उठा के उल्टा रख दीजिए। देख लीजिए ये सीधी इस तरीके से होती है, उल्टी इस तरीके से होती हैं। देख लीजिए उल्टी रखती हैं इसमें, ये रही एक, ये रही। स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द अपरेटस अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, अब इसको स्विच ऑन कर दीजिए। देख लीजिए ये स्विच, अगर स्विच ऐसा है तो ऑफ है, अगर ऐसा है तो ऑन है। ठीक है, ऑन कर दिए हैं। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, आप देख पाएंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रोड्स में बबल्स आपको दिख रहे हैं। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, अब इसी टेस्ट ट्यूब में ये बबल जो हैं पानी को हटाएंगे, क्योंकि जो बबल है वो भी तो जगह लेंगे। इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों में ही गैस सेम आई है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। ठीक है, वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली, अब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर गैसेज आ जानी चाहिए उसको फिर आराम से हम टेस्ट ट्यूब को निकाल सकते हैं। टेस्ट दिस गैस वन बाय ब्रिंगिंग अ कैंडल, बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अब हम क्या करेंगे, एक कैंडल लाएंगे और दोनों टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे पता चल जाएगा आपको। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, टीचर द्वारा कराना चाहिए। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, देख लीजिए। देखिए अब ये आपने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब आपने देखी कि उस पर ज़्यादा आपको दिख रहे हैं और इसमें आपको कम दिख रहे हैं बबल्स। देखिए अगर ये एक्चुअली है क्या है, ये एक्चुअली आपके पास जो कराया गया ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, ये मतलब पानी को तोड़ा जा रहा है, पानी को ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, अब ब्रेक किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, पानी H2O जानते हैं आप, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं यानी कि H2+O2 में। अब यहाँ पे बैलेंसिंग का खेल आएगा, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 4H हो गए हमारे पास, और यहाँ 2 कर देता हूँ तो 4H ये हो गए, 4H ये हो गए, 2O ये हो गए, 2O ये दे रखे हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए ज़्यादा गैस कौन सी है ना। अब आप कहोगे सर इसमें तो हाइड्रोजन ज़्यादा दिख रही है हमको, है ना, पर अगर इसका हम एटॉमिक मास देखें, H का एटॉमिक मास होता है 1U और O का होता है 16U, है ना, जानते हैं आप, रेशो लेते हैं इनका। अब ये 2 दे रखा है तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना बिकॉज हमने कुछ बैलेंस में इसमें लगाया ही नहीं है। तो आंसर आया 2U/16U। अगर इसको मोड सॉल्व करें तो 1/8 आएगा। तो ज़्यादा गैस कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होगी बजाय हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, और जब हम कैंडल लेके जा रहे हैं पास, यानी कि अगर हम कैंडल लेके जाएंगे, अगर कैंडल वहाँ पे जलती रही, यानी कि अगर कौन सी गैस हुई, फिर ऑक्सीजन गैस हुई। कौन सी गैस हुई, ऑक्सीजन गैस होगी। और अगर पॉप साउंड आएगा तो कौन सी गैस होगी, H2 गैस होगी। तो आप समझ चुके हैं कि दोनों गैस को हम पहचान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आए तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखें आप, बिल्कुल नो प्रॉब्लम मुझे। ठीक है, 1.8 लास्ट एक्टिविटी है शायद इसकी, अगर होगी तो और देख लेंगे। तो आपको टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, आपको AgCl नाम का एक केमिकल कंपाउंड उठाना है और उसको 2 ग्राम लेना है, 2 ग्राम।
ठीक है, और चाइना डिश में रखना है। देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। व्हाट इज इट्स कलर, अब आप देख पा रहे हैं इसका ग्रे कलर है। प्लेस दिस चाइना डिश इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम, देखिए सनलाइट आ रही है यहाँ से, और इसमें थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, अब इस जो कंपाउंड कलर थोड़ी देर बाद आपको देखना है। यू विल सी, आप ये पाएंगे कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट में कैसा हो गया है, ग्रे, देख लीजिए आप, साफ दिख रहा है। और डिकम्पोजिशन हुआ है कैसे, देख लीजिए, रिएक्शन दे रखी है। AgCl, Ag अलग हो गया, Cl हो गया, तो AgCl और Cl2 गैस आप जानते हो, Cl अकेला नहीं मिलता है, Cl2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसलिए वो Cl2 के रूप में मिलता है। और इस तरीके से ही सिल्वर ब्रोमाइड भी रिएक्ट करता है, क्योंकि Cl और Br दोनों सेम ग्रुप के हैं। जब आप 11th में जाएंगे तो केमिस्ट्री में जरूर पढ़ेंगे आप हेलोजन ग्रुप, जरूर पढ़ेंगे, मुझे याद भी करेंगे कि सर ने बताया था, मत करो याद भले, पर ये जरूर पढ़ेंगे आप हेलोजन, ठीक है। उस हेलोजन में आप काफ़ी केसेस पढ़ेंगे, ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, पर आपके काम में ये 3 मोस्टली आती हैं बिकॉज यही सिलेबस में है आपका, क्लियर। और ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती हैं, जिससे कि हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, एक और एक्टिविटी बच रही है, एक्टिविटी तभी और है शायद, नहीं है, हाँ एक्टिविटी तो और भी हैं, चलो इन सबको कर देते हैं आज 1.9, ठीक है। आइए देखिए 1.9 एक्टिविटी में देखिए, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर, आपको 3 कील लेनी है, उनको सैंड पेपर से साफ कर देना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उनको ए और बी के रूप में उनको मार्क कर देना है, और हर टेस्ट ट्यूब में आपको 10-10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देख लीजिए डायग्राम दे रखा है। एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें 2 कील को धागे से बांधा हुआ है, और ये सॉल्यूशन जो किसका है, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कीप, अच्छा इनको 20 मिनट तक रखना है टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बी है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक को आप अलग छोड़ दिए जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स आप देखेंगे, टेक 2 आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब इनको निकाल लीजिए बाहर और कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब देखिए नीचे 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक ए है एक बी है। ए में देखिए ब्लू का ब्लू रंगी है, बी में फेड हो चुका है, क्योंकि बी में हमने क्या रखी थी, अपनी आयरन नेल्स रखी थी, ठीक है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो आयरन नेल है इसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकाला है, जो कि आपको दिख रही है ब्राउन रंग की हो रही है, ठीक है। और जो हमने एक बाहर रखी थी फॉर कंपैरिजन उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है अंदर, एक्चुअली हुआ क्या है कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, प्लस उसमें हमने क्या डाल दी थी, आयरन। और हम जानते हैं कि आयरन जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बिकॉज आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा। देख लीजिए, आप देख सकते हैं आयरन सल्फेट बन रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ ने रिएक्शन करी, कॉपर बाहर आ गया बिकॉज ये वेरी लेस रिएक्टिव होता है, क्लियर। ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई, क्लियर। इस तरीके से आप और भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए Zn ने Cu की जगह ले ली और वो सल्फेट आयन के साथ मिलकर बैठ गया। Pb भी इस तरीके से होता है, उसने CuCl2 जो कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर को हटा के खुद पहुंच गया है, बिकॉज Pb एंड Zn बोथ आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्लियर। आगे देखिए क्लियर लिखा हुआ है मोर देन कॉपर, दिस इज दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, आपको Na2SO4 नाम का एक केमिकल कंपाउंड लेना। ये कैसे बना, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 होती है तो इधर आ गई, और Na की 1 होती है तो आपको दिखेगी भी नहीं। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, आपको क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड का एक और सॉल्यूशन लेना है। आप देख सकते हैं BaCl2 बोलते हैं, बी की वैलेंसी +2 होती है, Cl की -1 होती है। देख लीजिए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेरियम क्लोराइड,
ठीक है। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम सल्फेट आपस में मिक्स कर दिया, इसको मिक्स कर दिया है। और आपने क्या ऑब्जर्व करा है, आपने ऑब्जर्व करा कि ये पॉजिटिव आयन होता है, ये नेगेटिव आयन होता है, ये पॉजिटिव आयन होता है, ये नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, देख लीजिए NaCl, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ेगा BaSO4। और ये जो कंपाउंड बनेगा ये आपका प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं घुलता है, वो पड़ा रहता है बस इस तरीके से, और इसको क्या बोलते हैं PPT। और रंग कैसा होगा, वाइट। क्लियर, ये भी आपकी केमिकल रिएक्शन यानी कि एक्टिविटी कंप्लीट होती है। लास्ट एक्टिविटी आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की 1.11। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। आप देख लीजिए, ये एक वायर गेज है, जाली होती है, स्टैंड है ना, और ये बर्नर है, आग निकल रही है, एक चाइना डिश रखी हुई है और कॉपर का पाउडर रखा हुआ है। तो आप क्या देख सकते हैं, कॉपर को हमने ऑक्सीजन में जलाया, और जला रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं। किसी चीज़ को ऑक्सीजन में जलाने का मतलब है उसका कंबशन हो रहा है, और क्या मिल रहा है, कॉपर का ऑक्साइड मिल रहा है। क्लियर, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड जो होता है इसको क्या करा, फिर इस पे से हमने हाइड्रोजन गैस पास करी, और हमें वापस क्या मिल गया, कॉपर ही रिएक्ट कराया था, कॉपर ही वापस मिल गया। तो मतलब अब देखिए, यहाँ Cu है, यहाँ Cu है, मतलब इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। यहाँ CuO है, यहाँ क्या है Cu, तो क्या हट गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हटना ही क्या होता है, रिडक्शन। ये आपने अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा। क्लियर, देख लीजिए साफ साफ लिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका रिडक्शन हुआ बिकॉज इसमें से ऑक्सीजन हट गया है। और भी आप देख सकते हैं ZnO+C, ये प्योर कार्बन लिया गया है, चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे जब उसकी रिएक्शन करवाऊंगा, एक्टिविटीज़ करवाऊंगा। और आप देख सकते हैं इसमें भी ZnO था, क्या बन गया, Zn यानी रिडक्शन हो गया। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि MnO2 जो है वो MnCl2 बन गया, HCl जो है H2O में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, मतलब HCl को Cl में H हट चुका है। क्लियर, तो सारी जो रिएक्शन है कंप्लीट हो गई हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आगे और एक्टिविटीज़ को आपके लिए सॉल्व कर सकूं। और जैसा भी कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी, हाँ या ना, जैसी भी आपको लगी प्लीज़ टेल। और जो भी पूछना है आप कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय।